नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी है। कौन कौन सी खबरें बाकी होंगी आज? उत्तराखंड और गोवा में आज चुनाव संपन्न हो गया। यूपी में दूसरे चरण का मतदान पूरा हुआ, लेकिन इस बार पिछली बार की तुलना में मतदान का प्रतिशत गिरा है। मतदान के प्रतिशत का गिरना किस पार्टी के लिए है खतरे की घंटी? क्या कहता है आज का मतदान प्रतिशत? जानेंगे और आपको बताएंगे उसका आकलन। अच्छा, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कानपुर में रैली को संबोधित करते हुए गोवा तक को साधने की कोशिश की। उन्होंने टीएमसी नेता की ओर से हिंदू वोट बंटवारे को लेकर कही गई बात को आधार बनाया। मोदी के इस बयान की टाइमिंग का चुनाव पर कितना असर पड़ा, ये भी जानेंगे। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज दलीलों का दौर चला है। छात्राओं के वकील ने कहा है कि सेंट्रल स्कूल्स में हिजाब की इजाजत है, तो फिर राज्यों को स्कूलों में क्या दिक्कत है? पूरी बात समझेंगे और इसके अलावा पूरे देश में आज हिजाब को लेकर के क्या क्या हुआ, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। अच्छा, एक बात और, हिजाब के बीच में गजवाए हिंद की एंट्री हो गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कयामत आ जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान में गजवाए हिंद कामयाब नहीं होने देंगे। इतने आक्रामक बयान के आखिर मायने क्या है? सियासत में क्या नफा और क्या नुकसान होगा, ये भी आपको बताएंगे। तो ये तमाम सारी खबरें सिलसिलेवार तरीके से होंगी, लेकिन सबसे पहले देखेंगे 3 राज्यों के चुनाव की तस्वीर आज क्या उभर करके आई है। देखिए, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में 9 जिले की 55 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। तकरीबन 61.15% वोटिंग हुई है। वहीं उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव हो गए। नतीजों के लिए 10 मार्च का इंतजार करना होगा। उत्तराखंड में वोटिंग का प्रतिशत करीब 59.51% रहा है। अब बात करते हैं गोवा की। वहां भी आज सभी 40 सीटों पर वोट डाले गए। भारत के इस राज्य में मतदान को लेकर लोगों में अभूतपूर्व उत्साह देखा गया। यहां तकरीबन 78.46% मतदान हुआ है। बम्पर वोटिंग हुई है गोवा में। तो ये हमने आपको बताया उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश के चुनाव के दूसरे चरण का मतदान प्रतिशत क्या रहा। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। गोवा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिग्गज मतदान में पीछे नहीं रहे। कई जगह तो लाइन में लगकर दिग्गजों ने मतदान किया। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि मौके पर आम और खास सब एक लाइन में लग जाते हैं और मिलकर तय करते हैं अपनी तकदीर। ये देखिए, आप देख सकते हैं मुख्तार अब्बास नकवी को, पुष्कर सिंह धामी को, आप प्रमोद सावंत को देखिए। यहां लगातार आम आदमी के बीच लाइन में लगकर इन लोगों ने मतदान किया। एक बार आपको बता दें कि आज का मतदान प्रतिशत क्या कहता है। यह जानना बहुत जरूरी है कि यह प्रतिशत क्या कहता है। गोवा में 78.46% मतदान हुआ। उत्तराखंड में 59.51% मतदान हुआ और उत्तर प्रदेश का दूसरा चरण 61.15% मतदान हुआ। यहां बड़े बड़े अक्षरों में आप देख भी सकते हैं। हमने यहां पर विस्तार से आपको समझाया हुआ है कि गोवा में 78.46%, उत्तराखंड में 59.51% और उत्तर प्रदेश के आज दूसरे चरण का मतदान हुआ तो वहां 61.15% वोट डाले गए। अगर आप गोवा को देखें तो वहां बम्पर मतदान हुआ है। लोगों ने भारी उत्साह के साथ मतदान किया है। प्रदेश के 9 जिलों की कहानी अब आपको बताते हैं। देखिए, जहां 2017 में क्या स्थिति थी और 2022 में अब क्या स्थिति है, ये देखिए क्या कहता है मतदान का प्रतिशत। अब आकलन देखिए सीट और जिलेवार। 2017-2022 सहारनपुर में 78.81% मतदान हुआ था। ये 2017 की बात है। 62.85 सहारनपुर में 2022 में हुआ। बिजनौर में आप देखिए 67.67% और अब आप देखिए 59.17% मतदान हुआ है। अमरोहा में 78.89%, 66.15% अब हुआ है। इसके अलावा संभल में 68.33% और अब आप देखें तो 59.09% मतदान हुआ है। अब देखिए मुरादाबाद की बात करें तो 60.12% पहले हुआ था 2017 में और 64.75% अब। रामपुर में 56.32%, 63.97% इस बार। बरेली में 53.92% मतदान हुआ था और 59.009% इस बार। बदायूं में 60.17% 2017 में और 57.51% अब हुआ है। शाहजहांपुर में आप देखिए 57.39% तब हुआ था और 56.42% मतदान इस बार रिकॉर्ड किया गया वहां पर। यह मतदान का प्रतिशत जिलेवार हमने आपको बताया।
2017 में यूपी की इन सीटों के नतीजे कैसे थे, अब ये भी समझ लेते हैं। 2017 के नतीजे थे 9 जिले और 55 सीटों के नतीजे हम आपको बता रहे हैं। कुल विधानसभा सीटें 55 थीं। अब देखिए, बीजेपी के खाते में 38 सीट, एसपी के खाते में 15 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट और बीएसपी को कुछ नहीं मिला था। 9 जिले 55 सीटों का ये हिसाब किताब रहा था 2017 के नतीजों के आधार पर हमने ये आंकड़े आपके सामने रखे हैं। अब बात करते हैं दिग्गजों की, वीआईपीज की। दूसरे चरण में जेल में बंद आजम रामपुर से 10वीं बार मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी नवाब काजिम अली खान हैं। रामपुर की स्वार सीट से आजम के पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ काजिम अली खान के बेटे हैदर अली खान ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा योगी सरकार के कद्दावर मंत्री सुरेश कुमार खन्ना शाहजहांपुर से, राज्य मंत्री गुलाम देवी चंदौसी से, बलदेव सिंह ओलख रामपुर की बिलासपुर और छत्रपाल सिंह गंगवार बहेटी। महेश चंद्र गुप्ता की बात करें तो बदायूं से वो चुनाव लड़ रहे हैं। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले धर्म सिंह सैनी सहारनपुर की नकुड़ सीट से मैदान में। समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे इकबाल महमूद संभल और महबूब अली अमरोहा सीट से मैदान में हैं। तो ये दिग्गज हैं, कहां से मैदान में हैं ये हमने आपको बता दिया। अब देखिए, रजनीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ रहे हैं। रजनीश, दूसरे चरण का मतदान तो संपन्न हुआ, लेकिन पहले चरण के मुकाबले थोड़ा वोट प्रतिशत कम रहा, मतदान का प्रतिशत कम रहा इस बार। देखिए, इस चरण के मतदान से जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत ढेर सारी उम्मीदें हैं, जिस तरीके से उनके नेता दावा कर रहे हैं, यहाँ क्लीन स्वीप करेंगे रेशियो के आधार पे, वहां भी विपक्ष बड़ा ही साइलेंट तरीके से काम कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि देखिए साहब, जहां इलेक्शन हो रहा है वहां किसानों की संख्या अधिक है, अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है। खास बात यह है कि आजम खान साहब का जो गढ़ है रामपुर, वहां भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं, उनके दावे में दम नहीं है और हमारी सरकार आ रही है। तो देखिए, ये दोनों नेता का अलग अलग तर्क है, लेकिन अब क्या परिणाम होगा 10 मार्च को बताएगा। लेकिन जिस तरीके से मतदान हुआ है, एक का माना जा रहा है कि फर्स्ट क्लास में पास हुआ है। ये जहाँ पे 57 सीटों पे मतदान हो रहा था और वो फर्स्ट क्लास हम लोग है। लेकिन क्या परिणाम होगा, क्योंकि अगर पिछली बात जैसे चर्चा किया कि 38 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाता में थी, 2 कांग्रेस के खाते में थी, 15 समाजवादी पार्टी के खाता में थी। हालांकि बसपा ने वहां खाता नहीं खोला था। तो कुल मिला के थोड़ा सा 10 मार्च को अंदाज इंतजार करना पड़ेगा। जी चलिए रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। रजनीश लखनऊ से हमें जानकारी दे रहे थे। देखिए, वोटिंग से जुड़ी एक रोचक तस्वीर आपको दिखाते हैं। आज अमरोहा में एक दूल्हे अमित राणा ने घोड़ी पर बैठने से पहले अपना वोट डाला और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के प्रति पहला फर्ज है। सुनिए अमित राणा से इंडिया न्यूज की खास बातचीत में। जहां चुनाव हो रहा है, सभी लोग वोट कर रहे हैं और अमरोहा ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई है। हमारे साथ अमित राणा जी मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी शादी के दिन भी भागीदारी निभाई है। हम अमित राणा जी का हाथ उंगली आपको दिखाते हैं। देखिए, उनके उंगली पर ये स्याही इस बात की गवाही दे रही है कि वो दूल्हा तो बने हैं, लेकिन अपना फर्ज भी निभाया है, वोट किया है। आज के दिन भी आपने वोट किया, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने निभाई है। हम ये जानना चाहेंगे किन मुद्दों पर आपने वोट किया। दूल्हे तो आप बने हैं, साथ साथ जिम्मेदारी भी निभाई। जी सर, इसके बारे में क्या कहूँ, बस वोट डालने तो हमारा फर्ज होता है आम जनता का, मगर साथ साथ गर्लफ्रेंड के साथ भी निभाना पड़ता है। आज वैलेंटाइन डे है तो मैंने दोनों फर्ज निभाए, एक तरफ नेतागिरी का, एक तरफ लवर का। आज वैलेंटाइन डे के दिन आपकी शादी हो रही है, अपनी अर्धांगिनी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि वो भी वोट, जहाँ पर वो रहती हो वहाँ पर वोटिंग हो रही है तो वोट डालें? जी शायद डाल दिया होगा, याद नहीं, टाइम नहीं मिल पाया। आपने वोट डाला, किन मुद्दों पर वोट डाला? अमरोहा की क्या समस्या है जिसको लेकर आप मन में गए होंगे कि मुझे वोट डालना है, बहुत जरूरी है, शादी भी है लेकिन वोट भी डालना? जी सर, यहाँ की समस्या कभी पूरी नहीं हो सकती। अमरोहा ये बेरोजगारी का शहर और बेरोजगारी रहेगी यहाँ पर हमेशा। लेकिन एक खुशी का मौका, उसी दिन लोकतंत्र का महापर्व आया है आपके लिए, तो कैसा फील कर रहे हैं? वक्त आपने निकाला वोट डालने के लिए? जी सर निकाला, बेहतर फील कर रहा हूँ। पूरी फैमिली को आपने कहा कि वोट डालें? जी सब डाल कर आए, भैया बहन वगैरह सब कोई, हर कोई। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, वैलेंटाइन डे के दिन आपकी शादी हो रही है। ये दूल्हे राजा हैं अमित राणा, जो घोड़ी पर आपको नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये बारात लेकर जा रहे हैं और बारात ले जाने से पहले उन्होंने अपना पूरा फर्ज जो है, हमने उनसे बात करते हुए भी बताया आपको कि निभाया, वोट उन्होंने डाला है। तो लोकतंत्र के महापर्व की खूबसूरती भी यही है कि इसमें हर कोई अपनी भागीदारी निभा सकता है। जरूरत है बस जज्बा निभाने के लिए, जो कर्तव्य पालन होना चाहिए उसकी, और निश्चित है कि वो जज्बा यहाँ पर नजर आया है।
अमरोहा में कैमरामैन पवन दास के साथ जतिन गोस्वामी। देखिए, शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रोशनलाल वर्मा के घर पथराव किया गया है और साथ ही जमकर फायरिंग का भी आरोप है, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। आरोप है कि बीजेपी प्रत्याशी सलोना कुशवाहा के समर्थकों ने फायरिंग की और पथराव किया है। खबर है कि रोशनलाल वर्मा का परिवार घर में ही फंसा रह गया। रोशनलाल वर्मा 3 बार से विधायक हैं। इतना ही नहीं, थाने पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। बीजेपी प्रत्याशी सलोना कुशवाहा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा प्रत्याशी से पैसा लेकर पुलिस फर्जी मतदान करवा रही है। इस वक्त हम उसी निगोई थाना क्षेत्र के पास हैं। मेरे पीछे ये थाना है और हम लोग तिलेर विधानसभा के निगोई थाना क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, जहां पर पिछले 3 घंटों से मतदान के दौरान से हंगामा चल रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं का लगातार हंगामा चल रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो पुलिस पर आरोप लगाए वो गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पुलिस ने सपा प्रत्याशी के साथ पैसा लेकर मिलकर फर्जी वोटिंग कराई है। वोटिंग के साथ साथ उन्होंने जो भाजपा प्रत्याशी के समर्थक हैं उनको खदेड़ा है, उनके साथ मारपीट की गई है और उन्हीं को थाने में बिठा लिया गया। तो भाजपा प्रत्याशी की तरफ से तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पिछले 3 घंटे से हंगामा चल रहा है, आखिर इसका निस्तारण क्यों नहीं हुआ? आला अधिकारियों ने आकर यहाँ पे निस्तारण क्यों नहीं किया? अभी तक आला अधिकारी नहीं आए, ना जिला अधिकारी आए, ना कप्तान आए। आखिर ये क्या वजह है कि क्यों इतना सुस्त रवैया पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन अपना रहा है कि ये बवाल जो है, देखिए हजारों की संख्या में समर्थक लगातार पहुंचते जा रहे हैं। अब अभी मैंने देखा था कि यहाँ पर कुछ समर्थक जो हैं वो लाठी डंडे लेकर भी आ रहे हैं, गांव से लोग आ रहे हैं, वो लाठी डंडे लेकर आ रहे हैं। आखिर क्या ये बवाल को और बढ़ाना चाह रहे हैं पुलिस प्रशासन, या इसको कम करने के लिए इसका निस्तारण निकाला जाएगा? वहीं पर अगर हम बात करें कि देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से शोरगुल हो रहा है, थाना पूरा घिरा हुआ। देखिए, उत्तराखंड की तकदीर भी ईवीएम में आज कैद हो गई। उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर मतदान पूरा हो गया। आपको बता दें कि मतदान आज 59.51% हुआ है। 2017 में 65.60% हुआ था, यानी कम मतदान हुआ है। 2017 के मुकाबले उत्तराखंड के लोगों ने कम रुचि दिखाई है मतदान में। उत्तराखंड में भी वोटिंग के दौरान लोगों में सुबह से उत्साह दिखाई दिया, पर पहले के मुकाबले कम। तमाम दिग्गजों ने अपनी अपनी विधानसभा में जाकर जमकर वोटिंग की। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी कैसे पहुंचे, हरीश रावत साहब कैसे पहुंचे, कर्नल अजय कोठियाल और त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आज 14 तारीख को उत्तराखंड में पूरा इलेक्शन है और मैं धामी जी से ये जानना चाहता हूँ कि 14 तारीख वैलेंटाइन डे पे इनको क्या लग रहा है कि इनको जनता का कैसा प्यार मिल रहा है? भाई, जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। खटीमा क्षेत्र में तो चूंकि पहले से भी आशीर्वाद खटीमा क्षेत्र की जनता ने हमेशा दिया। इस बार मैं मुख्य सेवक हूँ, तो इस क्षेत्र की जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है ऐसा लग रहा है। और सब जगह माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, सभी का साथ मिल रहा है। और मैं कह सकता हूँ अब चूंकि मतदान के अभी लगभग 3 घंटे बचे हैं, 3-3.25 घंटे, तो एक तरफा जीत होगी खटीमा से। और पूरे उत्तराखंड में भी जो है इस बार हमने जो नारा दिया है, अब की बार 60 पार, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता इस पर मोहर लगाएगी इस बार। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी। मैं अनूप उप्रेती, इंडिया न्यूज के लिए खटीमा से। रोहित सोनी देहरादून से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। रोहित, मतदान तो हुआ है उत्तराखंड में, लेकिन 2017 के मुकाबले लगभग 6% कम लोगों ने रुचि दिखाई है। तो देखिए, जो अभी फिलहाल निर्वाचन आयोग की ओर से जो अभी प्रेस नोट जारी किया गया, उसके अनुसार उत्तराखंड राज्य में करीब 62% मतदान हुआ है। लेकिन पिछले बार की बात करें करीब 65% मतदान हुआ था, यानी कुल मिलाकर देखा करीब 3-4% जो मतदान कम हुआ है। लेकिन ये कह सकते हैं कि इस तरह से रुझान लोगों में देखा गया, खासकर 12 बजे के बाद जो मतदान फीसदी जो काफी तेजी से बढ़ा। लेकिन उम्मीद यह की जा रही थी कि पिछले साल का रिकॉर्ड जो है इस साल टूटेगा, मतलब 2017 में विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड जो है इस 2022 से टूटेगा।
लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि अभी फिलहाल जो मतदान हुआ है उसकी भी संख्या लगातार आंकड़े जो अभी जोड़े घटाए जा रहे हैं। उसकी निर्वाचन आयोग की भी उत्तराखंड राज्य की परिस्थितियों की बात करें तो तमाम जो दूरस्थ क्षेत्र है वहां से भी आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। लेकिन अभी जो कहा जा रहा है निर्वाचन आयोग की ओर से कि जल्द ही जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां से जब डिटेल्स आ जाएंगे सामने, यानी कितने फीसदी मतदान हुए हैं, कितने लोगों ने मतदान किया, उसकी संख्या आने के बाद पूरी कंपाइल आंकड़ा जारी किया जाएगा। तो अभी फिलहाल जो कहा जा रहा है निर्वाचन आयोग की 62% के आसपास मतदान हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो उत्तराखंड में समीकरण जो है काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। चर्चा यही थी कि अगर मतदान फीसदी बढ़ता है तो ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि मुख्य रूप से जब आम आदमी पार्टी का जब तक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हुआ है तो ऐसे में अन्य स्टेट की बात करें, अन्य जो दल है बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इसके अतिरिक्त जो क्षेत्रीय दल हैं, इन सबको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो परिपाटी रही है बीजेपी और कांग्रेस की सत्ता पर काबिज होने की शुरू से ही, तो ऐसे में जो सबसे अधिक नुकसान जो आम आदमी पार्टी की रहेगी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को करेगी, जिसको लेकर के भी चर्चाएं थी और राजनीतिक समीकरण काफी बदले, लेकिन अब क्या कुछ स्थितियां साफ होंगी। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और जैसा कि हमने कहा, गोवा में भी आज गोवा की किस्मत का फैसला जो है वो मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया। 2022 की बात करें अभी की तो 78.46% मतदान हुआ है। 2017 में भी ऐसे ही मतदान हुआ था, 83% मतदान हुआ था, यानी बम्पर वोटिंग हुई, लेकिन पिछले बार के मुकाबले गोवा में भी कम वोट पड़े। गोवा में भी मतदान की ये तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। लोग सुबह से ही घरों से निकलकर बूथ तक पहुंचे, यहां भी देर शाम तक लोगों ने मतदान किया। गोवा में भी दिग्गज नेताओं ने मतदान किया। तस्वीर आप देख रहे हैं उत्पल पर्रिकर की, प्रमोद सावंत की तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तरीके से वो पहुंचे और मतदान किया। विश्वजीत प्रताप सिंह राणे और दिगंबर कामत। अंकित जायसवाल हमारे साथ, अंकुर जायसवाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं गोवा से। अंकुर, रिकॉर्ड मतदान हुआ है, लेकिन यहाँ भी गोवा में भी हमने देखा कि पिछली बार 2017 के मुकाबले थोड़ा कम लोगों में जोश दिखाई दिया। नहीं, बिल्कुल अनुराग, ऐसी बात नहीं कि लोगों पे कम मुस्कान दिया। अब जो आंकड़े आए वो पूरी तरीके से नहीं आए। अभी जो इलेक्शन जो चुनाव आयोग है उसका कहना है कि अभी भी डेटा कुछ जगहों से आना बाकी है, यानी जो मतदान के जो परसेंटेज है वो शायद 80% क्रॉस कर सकता है। पिछले बार 83% था, इस बार माना कि थोड़ी सी कम है, लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुल मिलाकर कहा है कि बहुत अच्छा मतदान हुआ है। गोवा में सबसे अच्छी बात ये रही कि 11,67,000 मतदाता थे, उसमें से ज्यादातर पुरुष मतदाता से ज्यादा महिलाएं मतदाता थी और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुल ऐसे 30,000 से ज्यादा ऐसे के करीब ऐसे मतदाता थे जिनकी उम्र 80 साल के ऊपर थी। और जब हम आज ग्राउंड पे थे, जब मतदान जारी थे, तो हमने देखा कि ऐसे भी वोटर्स वहां पे पहुंचे थे जो चलने में लड़खड़ा रहे थे, बिना सपोर्ट के चल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी वो वहां पे पहुंचे हुए थे बैसाखी के तौर पे या फिर किसी के सपोर्ट के तौर पे अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो कुल मिलाकर जी अच्छा खासा मतदान हुआ है। 301 प्रत्याशी थे जिनकी भाग्य का फैसला गोवा की जनता ने तय कर लिया है। तो अंकुर, ये कहा जाता है कि जब वोट प्रतिशत बढ़ता है, जब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो वो बदलाव की आहट होती है। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है या राहत की खबर है? अनुराग, अगर बात गोवा की करें तो इस पे अभी कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि गोवा का जो मिजाज है वो पूरी तरीके से अलग है। यहाँ पे बहुत कम सीटें है, 40 सीटें हैं, करीब 1800 पोलिंग बूथ थे, और अगर ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो हर एक पोलिंग बूथ पे करीब 700 के आसपास ही मतदाता थे। तो यहाँ पे मैन टू मैन मार्किंग है। लोगों के मन में क्या है, लोग जाहिर नहीं करते, वो सिर्फ ईवीएम में अपनी बात रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हर लोग यहाँ पे एक दूसरे को जानते हैं। लोग राज्य काफी छोटा है, कॉन्स्टिट्यूंसी काफी छोटी होती है, जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ 11 लाख सिर्फ यहाँ पर वोटर थे। तो लोगों के मन में क्या है वो जब चुनाव के नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन खतरे की घंटी है कि नहीं बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी का इस बार का चुनाव काफी साख पर है, खास करके पंजीम की सीट को लेकर। ये लगातार ये एलिगेशन लगते रहे बीजेपी के लिए, क्योंकि जो नई बीजेपी है उन्होंने जो पुराने जो कद्दावर नेता रहे गोवा बीजेपी के, चाहे मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर हो या फिर लक्ष्मीकांत पार्सेकर खुद उनके मैनिफेस्टो बनाने, जो अभी 2022 का चुनाव हुआ उसमें जो मैनिफेस्टो जारी किया था पार्टी ने, उसके प्रमुख थे, उसके सदस्य थे, उनको तक टिकट नहीं दिया गया। तो ऐसे कई सारे लोग थे जो पार्टी से नाराज चल रहे थे, और ऐसे एलिगेशंस लगते रहे बीजेपी पे कि जो नई पीढ़ी आई है उन्होंने पुरानी पीढ़ी को दरकिनार कर दिया। तो देखना होगा जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे कि क्या रणनीति बीजेपी की सही साबित हुई, और इतने जो बम्पर वोटिंग हुई गोवा के लोगों ने आखिरकार किसके फेवर में मतदान किया है, क्या किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। जी अंकुर, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अंकुर गोवा का हाल बता रहे थे। इसी के साथ, क्योंकि खबर अभी बाकी है, इसीलिए जागते रहो। बहुत छोटा सा ब्रेक लेकर के बहुत जल्द वापस आ रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध पर विवाद के बीच 10वीं कक्षा तक के स्कूल आज फिर से खोल दिए गए। हालांकि आपको बता दें कक्षा 11 और 12 बुधवार तक बंद हैं क्योंकि प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने बुधवार तक 11वीं और 12वीं के क्लास बंद रखने के निर्देश दिए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि हिजाब पर सोमवार को कोर्ट में क्या हुआ। चीफ जस्टिस ने छात्राओं के वकील की दलीलें सुनी। छात्राओं के वकील हैं देवदत्त कामत। केंद्रीय विद्यालय में यूनिफॉर्म के रंग के हिजाब की अनुमति है, ये कामत ने कहा। इसके अलावा सीएस में मुस्लिम लड़कियों को वर्दी के रंग का हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति है। केंद्रीय विद्यालय में अनुमति है तो राज्य सरकार के स्कूलों में क्यों नहीं है, ये दलील दी गई। मैं केवल सरकारी आदेश को चुनौती नहीं दे रहा बल्कि एक सकारात्मक निर्देश चाहता हूं, ये वकील ने कहा, जिसके तहत मुझे यूनिफॉर्म के रंग का हिजाब पहनने की इजाजत मिले, ये कामत की तरफ से दलील दी गई। एडवोकेट जनरल ने उनकी सरकारी आदेश के अनुवाद पर आपत्ति जाहिर की। सीजे ने पूछा कि सरकारी आदेश से अनुच्छेद 25 कैसे प्रतिबंधित होता है, ये सवाल पूछा गया। हाईकोर्ट में सुनवाई अब कल तक के लिए टल गई है। कल दोपहर 2:30 बजे फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। ये एक अहम जानकारी थी। देखिए, देर शाम होते होते इस बीच हिंदू सेना इस मामले में अब कूद पड़ी है। अब हिजाब के मामले में उसकी एंट्री हो गई है। धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में धर्म को पूरी आजादी नहीं है। भारत और हिंदुओं को असहिष्णु बताने का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये हिंदू सेना का कहना है। हिजाब या भगवा पोशाक पहनना धार्मिक महत्व है। स्कूलों में धार्मिक पोशाक भारत के संविधान के विपरीत है, ये हिंदू सेना का बयान है जो हम आपको बता रहे हैं। कर्नाटक में हिजाब को लेकर के बवाल बदस्तूर जारी है। राज्य में आज से ही स्कूल खोले गए हैं। पहले दिन ही हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची स्टूडेंट को स्टाफ ने एंट्री देने से इनकार कर दिया। इसको लेकर स्टाफ और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के बीच बहस भी हुई। ये तस्वीर मंड्या के रोटरी स्कूल की है। देखिए, हिजाब पहनकर ये छात्रा जा रही है और इसे एंट्री जब नहीं दी गई तो फिर विवाद हुआ। कर्नाटक से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखा कि लड़कियां हिजाब पहनकर जा रही हैं तो उनका विरोध हुआ। इस दौरान मुस्लिम युवकों ने पथराव भी किया। आपको ये वीडियो दिखाते हैं। वहीं कर्नाटक के कुछ स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर रोक के बावजूद लड़कियां क्लासरूम में हिजाब पहने नजर आईं। आपको ये तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। ये देखिए, क्लासरूम में हिजाब पहने हुए ये लड़कियां नजर आईं। कर्नाटक के हिजाब की आंच से अलीगढ़ में स्थिति उस वक्त तनावपूर्ण हो गई जब डीएस कॉलेज में कुछ छात्र भगवा अंगोछा कंधे पर डालकर कॉलेज पहुंच गए। देखिए, डीएस कॉलेज कैंपस में आज आम हिंदू छात्र द्वारा भगवा को पहनकर कॉलेज कैंपस में गए और काफी लंबे अर्से से पहले से भी लोग जा रहे हैं। मुझे लगता है इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। रही बात विशेष रूप से भगवा पर बल देने का, पहले से आम छात्रों ने डीएस कॉलेज के चीफ डॉक्टर महोदय, प्राचार्य महोदय से ये निवेदन आग्रह पूर्वक ज्ञापन भी दिया आम छात्रों ने कि जो भी और धर्मों के जो है जिस आधार पर, चाहे बुर्का का विषय हो, समुदाय विशेष की टोपी का विषय हो या जो है एक हिजाब का विषय हो, जिस भी धार्मिक वस्त्रभूषा के आधार पर छात्रों में अलगाववाद का भाव उत्पन्न हो रहा हो, ऐसी सभी वेशभूषा पर डीएस कॉलेज कैंपस में लगाम लगनी चाहिए। लेकिन कॉलेज प्रशासन ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो आज आम छात्र डीएस कॉलेज कैंपस में अपने धर्म का जो है भगवा वस्त्र धारण करते हो कॉलेज कैंपस में बोलते, मुझे लगता है इसमें कोई तूल देने की बात भी नहीं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में हिजाब को लेकर के नजारा गुलाबी गुलाबी था। जो लड़कियां हिजाब में थीं उनको गुलाब तोहफे में दिया गया। ये देखिए, जो छात्राएं कॉलेज में हिजाब पहनकर आईं उन्हें गुलाब और फूल दिए गए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कानपुर में रैली को संबोधित करते हुए गोवा तक को साधने की कोशिश की। यूपी के दूसरे फेज की वोटिंग के बीच गोवा और उत्तराखंड में वोटिंग के बीच टीएमसी नेता की ओर से हिंदू वोट बंटवारे को लेकर के कई बात को आधार बनाकर पीएम मोदी जमकर बरसे और कहा कि चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि गोवा और यूपी की जनता को भी इस पर गौर करना चाहिए। की टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है वो कहती है हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। आप देखिए ये हिम्मत, क्या ये लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म है क्या? आप खुलेआम कहें कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं, तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? ये भेदभाव, क्या ये भाषा लोकतंत्र की है क्या? मैं गोवा के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, ये मौका है इस प्रकार की राजनीति को दफना देने का। हिंदू वोटों को एकजुट करने के इस बयान पर लखनऊ की सियासत क्या कहती है? संवाददाता रवि कुमार ने आम लोगों से ये समझने की कोशिश की। किसी तकनीकी खामी की वजह से ये वीडियो हम आपको दिखा नहीं पाए। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि मोदी ने कानपुर में दावा किया कि उनकी सरकार वापस आ रही है। वोटिंग जो हुई है इसने 4 बातें बहुत साफ कर दी है। पहला, भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार फिर से आ रही है, जोर शोर से आ रही है, गाजे बाजे के साथ आ रही है। दूसरा, हर जाति, हर बिरादरी के लोग, हर वर्ग के लोग बिना बटे, गांव और शहर बिना बटे आज बिना किसी भ्रम में पड़े एकजुट होकर यूपी के तेज विकास के लिए वोटिंग करके पहले फेज में बीजेपी को बहुत आगे बढ़ा दिया है और दूसरा फेज भी बढ़ रहा है। अब हमारे संवाददाता रवि की वो रिपोर्ट देखिए जो आप देख नहीं पाए थे। वहाँ पर, और उनकी तरफ से कहा गया है कि वो हिंदुओं का वोट काटने के लिए वहाँ पर चुनाव नहीं, ऐसे कोई बनता नहीं है, वोट नहीं कटता ऐसे कोई। और सब लोग जानते हैं जो सपोर्ट करते आ रहे हैं पहले से अपनी पार्टी को, वही सपोर्ट रहता है। कोई बाहर से आके ऐसे नहीं जीत सकता कहीं भी। जैसे टीएमसी में जाके वहाँ नहीं जीत पाए हम लोग भी, बीजेपी नहीं जीत सकी वहाँ पर, तो वैसे वो भी यहाँ के वोट नहीं काट सकते। हमारे समाज में जनता जागरूक हो चुकी है, मीडिया से जुड़ चुकी है, तो जनता जानती है कि कौन सी सरकार काम कर रही है, कौन सी सरकार काम नहीं कर रही है। तो भली भांति उन्हें पता है कि ये सरकार हमारे लिए, बीजेपी हमारे पक्ष में कार्य कर रही है। जब हमारे पक्ष में जब बीजेपी कार्य करी है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, XYZ जो भी हो, हर इंसान हो, वो जानता है कि सरकार काम करी तो हम इसी को वोट दें। और रही बात ममता बनर्जी या कोई XYZ अदर विपक्ष पार्टी की, कोई पार्टी को किसी का वोट नहीं काटता, हर जनता जागरूक हो चुकी है। जैसे बंगाल में बीजेपी का नहीं रहा, हम लोग बीजेपी नहीं जीत पाई, टीएमसी जीते। जैसे यूपी में सरकार अच्छा काम कर रही है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, तो बीजेपी ही जीतेगी। ममता बनर्जी जो है देशद्रोही काम कर रही हैं, हिंदुओं को बांटना देशद्रोही काम है। उनको देश की एकता के लिए बात करना चाहिए। इतनी बड़ी चीफ मिनिस्टर होकर अगर इस तरह की सोच रखती हैं तो कहीं न कहीं देश के खिलाफ जा रहा है। ये तो फिर वो हो गया ना कि मतलब जात का अलग अलग वो विखंडन किया जा रहा है। तो ये इसमें हिंदू और मुस्लिम और किसी और चीज़ की कोई बात नहीं है। बेसिकली होना ये चाहिए कि नेता ऐसा चुनना चाहिए जो चीज मतलब हमारी जो भी
जिस भी राष्ट्र का या जिस भी शहर का हो, जिस भी सिटी का हो, उसको विकास की ओर लेकर जाए, ना कि उसको विभाजित करे कि आप अलग अलग मतलब उसमें हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है कोई है तो सब इंसानी, कोई मतलब आप पर्टिकुलर आप एक धर्म को मतलब कर सकते हो कि आप कोई राम को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, लेकिन आखिरी में होता सब एक ही है ना। तो इसलिए मेरी समझ से ये जो उनका आया है तो ये मतलब मेरे मतलब दिस इज नॉट कि हिंदुओं को वोट बांटा जाता है। वोट बांटना है तो आप हर एक इंसान को दो जिसको जरूरत है। पीएम ने फिर एक बार जनता के बीच कांग्रेस और अखिलेश पर हमला बोलते हुए परिवारवाद का मुद्दा उठाया। महिलाएं, हमारी मुस्लिम बहनें, बेटियां जानती है कि जो सुख दुख में काम आता है वो ही अपना होता है। इन 4 बातों ने इन गौर परिवारवादी लोगों का चारों खाने पर चित्त कर दिया है भाइयों, उनको पराजित कर दिया है। यूपी के लोगों ने इन्हें 2014 में हराया, 17 में फिर से हराया, 19 में फिर एक बार हराया और अब 22 में भी गौर परिवारवादी फिर से हारेंगे। हिंदू वोटों के बंटवारे वाले पीएम मोदी के इस बयान की टाइमिंग और सियासी मायने समझते हैं अपने एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता से। एक बहुत ही नाजुक मुद्दा उठाया है, खास करके यदि तृणमूल कांग्रेस के नेता स्वयं ये कहें कि हम हिंदू वोट बांटने आए हैं, इसको लेकर के उनकी टिप्पणी सही है कि आप ओपनली जिसको कह सकते हैं, लोग अंदर से समझते हैं, कहते हैं, घर घर बांटते हैं, लेकिन ये जाकर कहना कि हम हिंदू वोट बांटने के लिए आए हैं, ये पार्टी का नेता ही कहता है गोवा में। इसका मतलब है, और खुद प्रधानमंत्री जो जानते हैं, कई चुनाव लड़ चुके हैं, लड़वा चुके हैं, उनका ये कहना कि भाई ये तो चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए, अदालत को ध्यान देना चाहिए। जाति के नाम पर तो बातें लोग करते थे, और इसलिए हमें आश्चर्य नहीं होता कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी तो शुरू से मंडल के खिलाफ ही तो निकल कर आई थी। जातियों को के आधार पर तोड़ा न जाए, अपर कास्ट, पिछड़ा कास्ट, जो हिंदुओं को इकट्ठा करना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है। इसलिए उनकी आपत्ति न केवल कानूनी है, बल्कि उनका अपना एक एजेंडा है। और इसलिए जब ये कहा जाता है कि तुष्टीकरण, ये ठीक है कि जब वो सरकार में हो, चाहे प्रदेशों में हो या केंद्र में हो, अल्पसंख्यकों के लिए सारी योजनाओं का लाभ मिले, उनको कल्याण के लिए सब कार्यक्रम हो, उनको नागरिकों के सब अधिकार मिले। लेकिन हाँ, ये सही है कि भारत के बहुसंख्यक समाज को ध्यान में रखकर उनका एक घोषित एजेंडा है कि हम हिंदुओं को बंटने नहीं देना चाहते। जब हिंदुओं के वोट को बांटने की कोई बात करता है, वो जाति के नाम पर करे या धर्म के नाम पर करे या चुनाव जीतने के लिए करे, उस पर नरेंद्र मोदी की आपत्ति संवैधानिक रूप से कहना चाहिए कि आपत्ति के रूप में भी ठीक है, और उनके अपनी पार्टी के हिसाब से भी वो इस एजेंडे पर बदलने को कतई तैयार नहीं होंगे। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने की गारंटी वो जरूर देते हैं। भाई जिसके घर में पानी मिल रहा है, पड़ोस के घर में हिंदू के या मुसलमान के, उसको समान पानी मिलेगा। जिसको बिजली मिलना है, समान बिजली मिलेगी, समान सुविधाएं मिलेंगी, समान अधिकार मिलेंगे। लेकिन जहां तक वोट या जिस तरह से कहीं बांटने की बात हो, झगड़ा की बात हो, उसका विरोध निश्चित रूप से उनकी पार्टी का अपना एक एजेंडा और लक्ष्य है। शायद सरकार में रह करके भी वही करना चाहते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए भारत में विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ काम कर रही है। नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुसार नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्टता से कह सकता हूं कि गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। सुनिए योगी के इंटरव्यू की ये अहम बात है। 80% बीजेपी के साथ होगा, 20% हमेशा विरोध करता है, विरोध करेगा। हमने जाति, मौत, मजहब की बात नहीं की थी। हमने तो 80 बनाम 20 की बात की थी। 80 वे लोग
जो सरकार के सुरक्षा के एजेंडे से खुश हैं। 80% वे लोग होंगे, 20% वे लोग जिनको हमेशा विरोध करना है, वे पहले भी विरोध करते थे, आज भी विरोध करेंगे। नकारात्मक सोच है, वे पेशेवर माफिया और अपराधियों के समर्थक हैं। वही रहेंगे जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का। मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। अखिलेश जी को संभवतः आंकड़ों की जानकारी होगी भी नहीं, वो रखना भी नहीं चाहते होंगे, क्योंकि इतनी फुर्सत ही कहां। मित्र मंडली से फुर्सत हो, सोने से फुर्सत हो, सपना देखने से फुर्सत हो, तो इन सब के बारे में सोचे भी। इसलिए उनको इन सब चीजों की जानकारी नहीं होगी। इनकी जानकारी के लिए उनके लिए फिर एक अलग से कोई एक ऐसा व्यक्ति रखना पड़ेगा जिनको पहले आंकड़े रटवाने पड़ेंगे, फिर वह उनको रटवाए तो उनको जानकारी होगी। इसलिए बड़े बाप के पुत्र हैं, आराम से 12 घंटे सोते हैं। कांग्रेस को डुबोने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं, भाई बहन पर्याप्त है डुबोने के लिए। आप लोग काहे बेकार कांग्रेस को सपोर्ट करके कांग्रेस को अनावश्यक उत्तराखंड के लिए एक बोझा बनाना चाहते हैं? क्या आज जो गरीबों को डबल डोज राशन का मिल रहा है ना, या तो सपा के गुंडे खा जाते थे, तो दूसरा बहन जी का हाथी का पेट तो इतना बड़ा है कि उसके लिए सब कम पड़ जाता है। योगी के इस बयान पर लखनऊ की सियासत में क्या हलचल है, लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। संविधान के हिसाब से ही चलना चाहिए। और मतलब ऐसे कोई स्पेशल हमारे संविधान में भी प्रेम्बल प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि ये पंथ निरपेक्ष है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई शरीयत कानून या कोई भी किसी भी धर्म का हो कि अभी संघ मान लो कोई नया कानून हिंदू का ही आ जाए, लॉ ऐसा नहीं चलना चाहिए। ना संघ का चले, ना किसी मुस्लिम बोर्ड या किसी का भी चले। तो संविधान के हिसाब से देश चलता आ रहा है और चलता रहेगा। इसमें सबको, और ये सब हर एक हिंदुस्तानी का कर्तव्य है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, वो अपने धर्म से हटके अपने भारत राष्ट्र के लिए एक देश के निर्माण में सहयोग दे और विश्व में भारत को आगे बढ़ाए। योगी जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। उनके बातों पर विश्वास है, उनके धर्म कर्म पर विश्वास है, उनको चाल पर विश्वास है। वो उनका जो फायदा होता है, मंदिर से गौएं खाती हैं, गौओं की सेवा करते हैं, जन जो इधर उधर से लोग आ जाते हैं वो भी खा पी लेते हैं। नया भारत है वो संविधान के अनुरूप चलेगा। हाँ, तो किसी के बिगाड़ने का जोगी को परवाह नहीं है। इनकाउंटर होगा, घर द्वार ढाई दिया जाएगा, लेकिन जोगी समझ लीजिए ईमानदार हैं और वह देश के लिए जो काम कर रहे हैं। जोगी मोदी का विश्व में नाम इस समय गरज रहा है। जोगी मोदी सारे लड़के विश्व में नाम ले रहे हैं। नहीं देखिए, कोई भी चीज़ तो मैं तो यही बोलूँगा कि संविधान के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, क्योंकि कोई भी लॉ जो होते हैं वो फोर्सफुल संविधान ही पारित करता है। तो हम अपनी पर्सनल चीज़ों को रख सकते हैं, वो हमारी एक फीलिंग हो सकती है, बट उस फीलिंग से समाज नहीं चलने वाला है। तो जो भी उन्होंने कहा है वो बेहतर कहा है, और बेहतर के लिए कहा है कि समाज में समानता संविधान ही ला सकती है, पर्सनल लाइफ नहीं ला सकती, पर्सनल चॉइस नहीं ला सकती। योगी जी ने अच्छी बात कही है कि देश संविधान से चलेगा और देश संविधान से ही चलना चाहिए। लेकिन ये जो आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जो इतने सारे पोस्टर पूरे लखनऊ में लगे हुए हैं, भाजपा को वोट दें, ये भी तो सरकार के संविधान के खिलाफ है। इस पर भी कुछ कहें योगी जी, क्योंकि ये भी एक मुद्दा है। आप संविधान की बात करते हैं तो हम खुद ही चाहते हैं कि देश संविधान से ही चले, और संविधान में भी ये है कि धर्म के हिसाब से आप रह सकते हैं, खा सकते हैं, पहन सकते हैं। ये भी हमारे देश का संविधान है और हम उसी संविधान का पालन करते हैं। देखिए, भारत जो है वो ना तो किसी एक जाति का धर्म है, ना किसी एक व्यक्ति विशेष का धर्म है। बड़ा आज़ाद भारत है। हम लोग गुलाम नहीं है, आज़ाद भारत है। और आज़ाद भारत में हर एक व्यक्ति की आज़ादी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो।
जहाँ तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सवाल है, तो देखिए वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम किया हो। वो सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। और तीसरा पहलू ये है कि जो हिजाब वाला मुद्दा है वो मुझे नहीं लगता कि वो इस देश के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। देखिए, हिजाब के बीच गजवाए हिंद की एंट्री कराने को लेकर के हमारे कंसल्टिंग एडिटर अरविंद मोहन का क्या कहना है, जान लीजिए। देश में विधानसभा चुनाव का दूसरा दौर काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस मायने में है कि सामाजिक बनावट के हिसाब से यहाँ हिंदू मुसलमान का अनुपात सबसे ज्यादा है। तो भाजपा के लिए चुनाव को हिंदू मुसलमान लाइन पर ले जाने का मेरे हिसाब से ये आखिरी मौका था और आज आखिरी कोशिश भाजपा ने की हुई है। हिजाब का बवाल, पहले के और मसलों को छोड़िए, आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री योगी ने जिस किस्म का इंटरव्यू दिया एक एजेंसी को और सारे चैनलों पर चला, वो इसी दिशा में आखिरी कोशिश है। और क्योंकि खबर अभी बाकी है, इसीलिए जागते रहो। लेकिन जागते रहो कि आज के एडिशन में बस इतना ही। अब कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, न केवल खबरें लेकर बल्कि खबरों के पीछे की खबर भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ आज की रात मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।